अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम अपना बुक्स ऑफ प्राइमेट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने आ रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर सेल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और इसमें डिस्काउंट कौन से होते हैं और कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कह रहा है अकाउंटिंग फॉर सेल्स मतलब अकाउंटिंग। अब हम यहाँ पे किस लिहाज से देखेंगे? हम सेल्स के लिहाज से देखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग को, ठीक है। अब यहाँ पे हम अकाउंटिंग को अकॉर्डिंग टू सेल्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे लिए परचेज रिटर्न मतलब किसी का काम नहीं, सिंपल अभी हम अकाउंटिंग देखेंगे सेल्स के लिए। कह रहा अब बिजनेस ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। This creates revenue or income for the business. Sales might be for cash or on credit। देखें बिजनेस का जो है वो क्या करता है, काम क्या है बिजनेस का? टू अर्न प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज और बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब बिजनेस किस तरह से प्रॉफिट कमाता है? बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अपनी सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल्स करके या उनको प्रोवाइड करके वो अपनी बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। जिसके ज़रिए जो है बिजनेस क्या क्रिएट करता है? रेवेन्यू करता है या इनकम क्रिएट करता है बिजनेस के लिए। अब सेल्स जो है वो दो तरह की होती हैं, एक कैश की होती है और एक ऑन क्रेडिट होती है। कैश की तो सिंपल कैश सेल्स होगी, क्रेडिट में मतलब ऑन अकाउंट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और उनका पर्पस है और फिर उनकी डबल एंट्री इम्पैक्ट देखना, मतलब क्या इनकी डबल एंट्रीज होंगी या नहीं होंगी, या आप ये बताएं कि इसमें से किस किस की डबल एंट्रीज की जाएंगी और किसकी नहीं की जाएंगी। तो सेल्स सबसे पहले हमारे पास आई है, सेल्स कोटेशन। अच्छा, अब सेल्स कोटेशन क्या होता है? अच्छा, सेल कोटेशन में ये होता है, बिफोर ऑफरिंग कस्टमर ऑफन रिक्वायर अ सेल्स कोटेशन फॉर रिव्यू इन देयर कंपनी। इट इज़ क्रिएटेड एज प्रपोजल ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज टू अ कस्टमर्स। देखें, अब जाहिर सी बात है, जब हम हमारे से कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस या कोई भी कस्टमर हमारा हमसे जब जब ही चीज़ लेगा जब हमारे पास मौजूद होगी, और हमारे पास अगर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं तो ये बात कस्टमर को कैसे पता है कि इस वक्त मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं कस्टमर को एक कोटेशन देता हूँ जिसको मैं सेल्स कोटेशन बोलता हूँ। तो उसमें सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि मैंने क्या क्या अपने पास रखा हुआ है और मैं अपने कस्टमर्स को क्या क्या दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हम सेल्स कोटेशन में देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम जब हम कहीं खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो हम उसको बोलते हैं सर जी मेन्यू ला दें, ठीक है। तो हमने कोई खाने का ऑर्डर नहीं किया हुआ होता, वो डायरेक्ट सिर्फ क्या करते हैं, मेन्यू ला के हमें दे देते हैं। अब जो हम मेन्यू देख रहे होते हैं ना, वो रेस्टोरेंट वाले के लिए जो है वो सेल्स कोटेशन है, ठीक है, और हमारे लिए परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर से पहले, ठीक है, ऑर्डर से पहले जो हम कस्टमर्स को रिक्वायर करते हैं कि वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को या हमारी कंपनी को क्या नाम है देख सके कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, तो हम उसको सेल्स कोटेशन देते हैं, ठीक है। तो इसकी तो कोई एंट्री बनेगी नहीं, ठीक है। सिंपल हम इसको रेस्टोरेंट की मिसाल से लेते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सेल्स ऑर्डर। क्या सेल्स ऑर्डर की कोई डबल एंट्री बनती है? सबसे पहले तो आएगा नहीं। क्यों नहीं बनती, यही बता। देखिए, कह रहा है फ्रॉम द कस्टमर प्लेसिंग एन ऑर्डर। यहाँ पे कस्टमर हमें ऑर्डर को प्लेसिंग करने का क्या कह रहा था, ऑर्डर के सर जी ये मेरा सेल्स ऑर्डर है, ठीक है। मतलब वो एक पेपर पे लिख के देता है, मतलब एक पेपर होता है पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो बोलता है कि सर जी ये मेरा परचेज ऑर्डर है, ठीक है। आप ये मुझे गुड्स जो है ये मुझे आप प्रोवाइड कर दें। तो कस्टमर के लिए तो वो परचेज
ऑर्डर है, मेरे लिए सेल्स ऑर्डर है ना, क्योंकि मैं तो सेल्स कर रहा हूँ अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे मेरे लिए सेल्स ऑर्डर होगा, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। इसकी मिसाल ऐसे लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो जब हम खाना ऑर्डर करते हैं तो क्या अकाउंटेंट जो होता है, जो वहाँ पे कैशियर बैठा होता है, तो वो आके आपके पास खड़ा हो जाता है, जी सर क्या बात, क्या खाना खाया बताएं, क्या डेबिट करूं क्या क्रेडिट करूं, नहीं ना। क्यों? क्योंकि उससे पता सिर्फ अभी ऑर्डर हुआ, तो ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं बनती। अब कह रहा है गुड डिस्पैच नोट्स। अच्छा, गुड डिस्पैच नोट्स क्या होता है? कह रहा है आर नोट्स टू द कस्टमर टू इन्फॉर्म दैट देम दैट द गुड हैव बिन डिस्पैच। देखिए, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जिस कस्टमर को अपने माल दिया, ठीक है, जो हमने उसको गुड्स प्रोवाइड की, तो जब हमने उसको अपने पास से रवाना किया, ठीक है, और उसको हमने ये बता दिया कि सर जी आपका जो गुड्स है ना वो हमने डिस्पैच कर दिया है, ठीक है, और इसकी कोई डबल एंट्री नहीं बनती भाई, ठीक है। डिलीवरी नोट क्या होता है? देखिए, डिलीवरी नोट जो है वो होता है कि ये वो नोट होता है दैट a notes that accompany the goods. A customer will check to this to make sure that it agree with his order and that it is consistent with what has actually been delivered, ठीक है। अब डिलीवरी नोट से हमें ये पता चलता है, कस्टमर्स को ये पता चलता है कि यार जो कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया था, जो उसने मुझे ऑर्डर दिया था, तो तो क्या वो ऑर्डर मेरे सेल्स की, जो मैंने सेल्स अभी की है, जो मैंने अपना गुड्स डिस्पैच किया है, कि इस डिलीवरी नोट से उस जो मेरे पास गुड्स हैं, क्या वो मैच कर रहा है? मतलब मेरे पास जो सेल्स परचेज ऑर्डर है वो और डिलीवरी नोट को मैं मैच करूँगा कि यार क्या ये मैच कर रहा है। इसी तरह से जाहिर सी बात है, जब हम माल बेचेंगे तो ये एक सेल डिलीवरी नोट जो है वो हम ट्रक ड्राइवर के हाथ से भेजेंगे, क्योंकि माल हम उसके हाथ से ही भेजेंगे। तो ये डिलीवरी नोट ट्रक ड्राइवर के पास, और ट्रक ड्राइवर जो है वो जाके कस्टमर को दिखा दे, देन कस्टमर जो है डिलीवरी नोट के साथ और अपने परचेज ऑर्डर के साथ मैच करके सामान अपना उतरवाता, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं बनती। देन उसके बाद आता है सेल्स इनवॉइस, ठीक है। सेल्स इनवॉइस क्या होती है? कह रहा है कि ये रिक्वेस्ट होती है फॉर पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर फॉर गुड्स डिलीवर्ड। इनवॉइस नॉर्मली शो अ डेट डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट टर्म्स। देखें, सेल्स इनवॉइस जो है वो क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको माल भिजवा दिया, ठीक है, सब हो गया। अब मैं आपको एक सेल्स इनवॉइस भी भेजूँगा साथ साथ कि इस गुड्स की प्राइस इतनी है, ठीक है। अब उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होंगी कि अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देंगे तो 3% का डिस्काउंट, वरना आप पूरा पेमेंट करेंगे, ठीक है। वो वट एवर कोई भी स्टेटमेंट्स हो, वो कोई भी टर्म हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है, क्या यहाँ पे डबल एंट्री बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अगर कैश पे करेंगे तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और अगर उधार पे करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट या डेटर डेबिट, और क्या सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डबल एंट्री बनेगी। अब स्टेटमेंट क्या कहता है कि अ डॉक्यूमेंट टू शो दैट कस्टमर द अमाउंट स्टिल आउट एट अ पॉइंट इन टाइम, इट विल बी नेट अमाउंट ऑफ ऑल इनवॉइस इशूड लेस कैश रिसीव्ड बाय द बिजनेस अप टू अ पॉइंट इन टाइम। देखें, अब जो है स्टेटमेंट में ये पता होता है कि यार आपने इतनी पेमेंट कर दी है, हमने इतनी पेमेंट रिसीव कर दी है, ठीक है। आप इस वक्त जो है इतना अमाउंट जो है वो कंपनी क्या रखते हैं, आपको इतनी पेमेंट अभी करनी है, सारी चीज़ें स्टेटमेंट में लिखी हुई थी, तो उसकी भी कोई डबल एंट्री नहीं मिलती। अच्छा, क्रेडिट नोट इशूड। अच्छा, क्रेडिट नोट इशूड, इसका मतलब यहाँ पे हमारी क्या आएगा? सेल्स रिटर्न आ गई। सेल्स रिटर्न की डबल एंट्री बिल्कुल होती है, ठीक है। कह रहा है इशूड व्हेन अ कस्टमर रिटर्न गुड्स एंड द बिजनेस एग्री टू दिस। बिजनेस जो है वो एग्री कर लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप के पास अपनी सेल्स रिटर्न आती है तो आप उसको पहले ख़ुद देखते हैं कि हाँ यार ये गुड जिस तरह मैंने दी थी उसी तरह तो है, कहीं ऐसा तो नहीं चेंज कर दी हो, ये सब सारी चीज़ें आप देख के देते हो। तो ये सारी चीज़ें आप देख के देते हो जब आप अपना क्रेडिट नोट इशूड कर दो, अदरवाइज आप नहीं करते। कह रहा है द बिजनेस इशूड अ क्रेडिट नोट टू एक्नॉलेज दैट द अमाउंट स्पेसिफाइड इज़ नो लॉन्गर और
टू देम बाय द कस्टमर। अच्छा देखें, जब तक क्रेडिट नोट इशूड नहीं करता ना, मतलब हम सप्लायर है ना, ठीक है, जब तक हम क्रेडिट नोट इशूड नहीं करेंगे, जब तक के लिए समझ लें कि रिटर्न एक्सेप्ट नहीं की गई, ठीक है। रिटर्न कब एक्सेप्ट की जाएगी? रिटर्न जब ही एक्सेप्ट की जाएगी जब मैं सेल क्रेडिट नोट इशूड कर दूँ, ठीक है, तो उसकी डबल एंट्री भी बनती है। तो अब ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया किसका? सेल्स डे बुक का और सेल्स रिटर्न डे बुक का। ये फर्स्ट पे मैंने सेल्स डे बुक लिखी हुई है और सेल्स रिटर्न डे बुक। अच्छा, इसमें हमारे पास डेट होगा, कस्टमर का नेम होगा, इनवॉइस नंबर होगा, ठीक है, और रुपीज़ होंगे कि कितने आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। सेल्स रिटर्न डे बुक का वही डेट होगा, कस्टमर नेम होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्रेडिट नोट होगा, ठीक है, क्रेडिट नोट होगा और कितने का क्रेडिट नोट इशूड किया था वो हमने बताना और वो अमाउंट हमने रिकॉर्ड करना। देन हमारे पास आ जाते हैं डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अब जब हम, जाहिर सी बात है, अब हम सेल्स करेंगे तो हम यहाँ पे डिस्काउंट को अलाउ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट को किस तरह अलाउ करेंगे देखते हैं। कह रहा है दिस इज़ द डिस्काउंट गिवन बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर। ये डिस्काउंट वो होता है जो बिजनेस जो है वो कस्टमर को देता है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखें, अब ट्रेड डिस्काउंट जो है वो होता है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, तो उसने कहा कि आपने कहा अच्छा सर जी एक पेंट दिखा दें। उसने बोला ठीक है सर, उसने पेंट दिखाई, उसने प्राइस बताया कि 1200 की है। आपने बोला ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि फाइनल कितने? उसने बोला आप छोड़ें, आप बस 1000 रुपये ले लें, इससे कम नहीं होगा। तो ये ट्रेड डिस्काउंट हुआ, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो आप वर्बली करते हो, ठीक है। जब आप अपनी गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे होते हो उस टाइम पे जो आप डिस्काउंट अवेल करते हो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, और जो कि किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ डेफिनेट प्राइस रिडक्शन गिवन टू अ कस्टमर एट अ टाइम ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन। मतलब सेल्स ट्रांजेक्शन के बाद ये हमें पता होता है कि पूरा रिड्यूस हो गया मिलेगा। द इनवॉइस इशूड एट आर रिड्यूसिंग अमाउंट। सो देर आर नो डबल एंट्री, यहाँ पे कोई डबल एंट्री पास नहीं होती। दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट, इस डिस्काउंट के लिए कोई भी डबल एंट्री पास नहीं होती, ठीक है। द सेल्स रेवेन्यू इज सिंपली रिकॉर्डेड एट द ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट को नेट करके, मतलब उसको लेस करके हम अपनी सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है एंटिटी ने सेल्स करा आइटम जिसके लिस्ट प्राइस थी 100, क्रेडिट कस्टमर को भेजा, कह रहा है जिसको हमने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 5% डिस्काउंट दिया। कह रहा है जो हमारी सेल इनवाइस है उसको हम कितने से रिकॉर्ड करेंगे? उसको अब हम 95 से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और सेल्स रेवेन्यू हमारी जो है वो नेट होके लिखी जाएगी, किससे? ट्रेड डिस्काउंट से। अब कैश डिस्काउंट हो, सेटलमेंट डिस्काउंट हो या प्रॉप डिस्काउंट, प्रो पेमेंट डिस्काउंट, तो बात देखिए। अच्छा, ये प्रो पेमेंट डिस्काउंट एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है, वो आपको सिंपल नहीं बताएगा कि वो सेटलमेंट डिस्काउंट का पूछ रहा है, ये कैश डिस्काउंट का पूछ रहा है। वो आपको सिंपल बोलेगा प्रॉप डिस्काउंट बताओ। अच्छा, प्रॉप पेमेंट बताओ। अच्छा, जब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है। कह रहा है ये वो डिस्काउंट होता है, सेटलमेंट डिस्काउंट माइट बी ऑफर्ड इन ऑर्डर टू परस्यूट क्रेडिट कस्टमर टू पे अर्लियर। यहाँ पे हम ये करते हैं कि यार हम कस्टमर से पैसे जल्दी निकलवाने के लिए अपनी, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट को देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कह रहा है कैश डिस्काउंट 4% मे बी ऑफर टू द कस्टमर इफ इन द पेन 10 डेज। अगर हमने ये बोला कि अगर कस्टमर 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तुम, तो हम तुम्हें 4% का डिस्काउंट देंगे। कह रहा है अदरवाइज तुम जो है वो पूरे पेमेंट करोगे अगर तुम 30 दिन के अंदर तुम पेमेंट करते हो तो, ठीक है। तो अब जो अक्लमंद बंदा होगा वो ये भी करेगा कि 4% डिस्काउंट करने के लिए वो अवेल करेगा, ठीक है। और इसको हम कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, कैश डिस्काउंट भी कब होगा? जब हम कैश की पेमेंट कर रहे होंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा ये, ठीक है। और ये रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में, और ये वाला किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट किसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है। कह रहा है इट इज़ फॉर द कस्टमर टू डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ पेइंग डिस्काउंटेड reducing amount by paying earlier or to take advantage of longer credit period, however paying the full amount। ये कस्टमर के ऊपर ही होता है कि वो इस जो डिस्काउंट मिला हुआ है इसको अवेल करके वो अपनी पेमेंट कम करे या फिर वो अपने पूरे लॉन्ग टर्म के पीरियड में अपनी फुल पेमेंट करे। खैर, अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ़िलहाल ये कवर करेगा, ठीक है।
कह रहा है वैन आप बिजनेस मेक अ सेल, जब बिजनेस जो है वो सेल्स करता है, इट डज नॉट नो वेदर द कस्टमर विल टेक एडवांटेज ऑफ द सेटलमेंट डिस्काउंट, ठीक है, और नॉट, देयर फॉर दिस इज डल्ड इन फॉलोइंग वे, ठीक है। अच्छा, जब हम अपना सेल्स करते हैं, ठीक है, तो हमें यही नहीं पता होता कि यार अब पता नहीं कस्टमर जो है वो हमारा डिस्काउंट अवेल करेगा नहीं करेगा, कस्टमर एडवांटेज लेगा नहीं लेगा, ये सारी चीज़ें हम एज्यूम नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम एज्यूम कब कब कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, कह रहा है रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर द फुल अमाउंट। फुल अमाउंट इसमें जितनी की सेल करी है उतने की ही हम रिकॉर्ड करेंगे। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू फुल अमाउंट से, अगर कस्टमर जो है वो नॉट एक्सपेक्टेड होगा टू पे अर्ली, मतलब कस्टमर पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें जल्दी पेमेंट देगा, ठीक है। अब कैसे कह रहा है, इफ़ कस्टमर डज नॉट पे अर्ली एज एक्सपेक्टेड, अब हम जिस तरह से कस्टमर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जल्दी पेमेंट नहीं करेगा, तो इसी तरह से होगा, और उसी वक्त हम अपनी फुल अमाउंट से अपनी सेल्स को रिकॉर्ड कर चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। और अगर करने वाला होगा तो उसका मतलब आगे आएगा। कह रहा है इफ़ कस्टमर पे अर्ली एंड इज एंटाइटल्ड टू डिस्काउंट, recognize the reduction in revenue by the amount of discount. Deduction in revenue may be recorded by debiting the revenue account or directly or debiting the discount allowed, ठीक है, which is eventually deducted from sales revenue similar to sales return। देखें, सेल डिस्काउंट जो है वो सिमिलर टू सेल्स रिटर्न की तरह होता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या बनती है, सेल्स रिटर्न डेबिट और कैश या अकाउंट्स पे रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह बनाएंगे, जब डिस्काउंट टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ठीक है, और क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कैश या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे जब हमें पता होगा कि कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा और हम उसको फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर वो डिस्काउंट अवेल कर ले तो हम उसको लेस भी करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि अब बताओ कि रेवेन्यू हम कब रिड्यूस अमाउंट से लिखेंगे, रिड्यूस करके लिखेंगे, मतलब नेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ लिखेंगे, ठीक है। कह रहा है अब कब लिखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पे हम कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जल्दी पेमेंट कर देगा। कह रहा है पहले आया, कह रहा है कस्टमर ने पे कर दिया अर्ली एज एक्सपेक्टेड, हमने जिस तरह उस पर एक्सपेक्ट किया था उसने पेमेंट कर दी। कह रहा है कि जिसका नेट अमाउंट है वो रिकॉर्डेड ऑलरेडी, मतलब जिसका अमाउंट है वो रिकॉर्ड पहले से हो चुका है, तो हम उसको ऑलरेडी अब कुछ करना नहीं है, ठीक है, वो पहले से रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि हमें पता था कि यार ये पेमेंट कर देगा पहले, डिस्काउंट अवेल कर लेगा, तो हमने डिस्काउंट के साथ ही लिख दिया था, क्योंकि हमें पता है कि यार हाँ यार ये बंदा डिस्काउंट अवेल कर लेता है। कह रहा है इफ़ कस्टमर डज नॉट पे अर्ली एज एक्सपेक्टेड, क्रेडिट द एडिशनल अमाउंट रिसीव इन रेवेन्यू, ठीक है, फॉर ओरिजिनल सेल्स ट्रांजेक्शन। देखें, अब जब समटाइम ऐसा होता है कि हम कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पेमेंट कर देगा, हमने उस लिहाज से अपनी नेट अमाउंट करके रिकॉर्डिंग कर दी, लेकिन समटाइम ऐसा होता है, कोई कॉन्सिडेंस ऐसा होता है, कोई कॉन्सिक्वेंसेज होता है जिसकी वजह से सब जो कस्टमर था वो पेमेंट नहीं कर पाया किसी वजह से जल्दी, ठीक है। तो अब हम जो हैं वो क्या करेंगे, अब हम इसको एडिशनल अमाउंट जो है वो रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हम अपनी जो और सेल्स है वो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन ओरिजिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ठीक है, डिसऑनर चेक। अच्छा, डिसऑनर चेक क्या होता है, डिसऑनर चेक वो होता है जो बैंक डिसऑनर कर देता है, बैंक को डिसऑनर कर देता है। बैंक इसलिए डिसऑनर चेक कर देता है क्योंकि जिस कस्टमर से हमने चेक लिया हुआ होता है ना, उसका जो चेक है जितने अमाउंट का है, ठीक है, मतलब जिस अमाउंट का उसका चेक है और जितने उसके अकाउंट में पैसे रखे हैं वो मैच नहीं कर रहे, मतलब बैंक अकाउंट में पैसा उसका कम होगा या पैसे ही नहीं होंगे, तो बैंक क्या कर देगा, चेक को डिसऑनर कर देगा। बैंक बोलेगा सर जी आपके पास आपका ये चेक हम एक्सेप्ट नहीं करें क्योंकि अकाउंट में पैसा नहीं है, ठीक है। कह रहा है दीज आर चेक, ये चेक होते हैं रिसीव किए जाते हैं फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से
where subsequently the bank refuses to make payment. When the business receives a check from a customer, it recognizes that the amount is paid. ठीक है, जब हम क्या नाम है चेक कस्टमर से रिसीव करते तो हम ये बोलते हैं कि भाई हाँ इसने पेमेंट कर दी। कह रहा है इफ द बिजनेस प्रेजेंट द चेक टू द बैंक, जब हम बिजनेस जो है वो बैंक में प्रेजेंट करता है चेक को, ठीक है, किसके लिए, फॉर पेमेंट, द बैंक रिफ्यूज टू एक्सपेक्टेड परहैप्स बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड इन द कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, बैंक बोलता है भाई मैं इसको रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो कस्टमर है उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। फिर अब क्या होगा कि रह गया द बिजनेस इज स्टिल ओट द मनी एंड मस्ट रिवर्स द ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिजनेस जो है बोलेगा भाई अब चाहे तो डिसऑनर हो गया, अब इट्स मीन कि अब मैं अपने कस्टमर से ये पैसे लेने का हक दोबारा रखता हूँ, क्योंकि जब इसने चेक दिया था तो मैंने बोला चलो ठीक है पेमेंट होगा, लेकिन अब जब अमाउंट ही नहीं है उसमें अनसफिशिएंट आ गया, ठीक है, बैंक ने डिसऑनर कर दिया, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, एक दोबारा से मैं पैसे लेने की सलाहियत रखता हूँ। मतलब क्यों, क्योंकि बिजनेस के पास ये अथॉरिटी अब आ गई है, क्योंकि बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया, जो अमाउंट उसने पेमेंट की थी वो डिसऑनर हो गई। और डिसऑनर चेक की एंट्री क्या होती है कि हम यहाँ पे रिसीवेबल को डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट को कर देते हैं बैंक को। ठीक है, जब हमें चेक मिला होता है तो हम क्या करते हैं, बैंक को डेबिट कर देते हैं, बैंक को डेबिट कर देते थे और अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देते थे। लेकिन जैसे ही बैंक ने रिड्यूस करा, मतलब जैसे ही बैंक ने जो है बोला कि भाई इनसफिशिएंट फंड है, तो फिर हम उस वक्त ओरिजिनल एंट्री क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे रिसीवेबल को, क्योंकि क्रेडिट किया था। अब क्रेडिट कब किया था, जब हमें अकाउंट चेक मिला था, लेकिन अब चेक जो है वो डिसऑनर हो गया तो रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा, ठीक है, और क्रेडिट कर दूंगा बैंक को। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के लिए आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।